हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ASG फार्मा ट्यूब। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे DMER फार्मासिस्ट 2025 का क्वेश्चन पेपर विथ इट्स एक्सप्लेनेशन। तो जो भी आज 27 सितंबर 2025 मतलब कि आज शिफ्ट 2 का जो पेपर हुआ है उसे हम आज डिस्कस करेंगे। उस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे और जो भी अभी 18, 19, 20 और 21 के पेपर्स हुए उनमें से कौन से क्वेश्चंस 22 सितंबर के पेपर में रिपीट हुए हैं उसे भी हम आज डिस्कस करेंगे। पहले तो हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ दी DMER फार्मासिस्ट क्वेश्चन पेपर। जैसे कि बाकी के पेपर्स और अभी तक जो भी हमारे पेपर्स हुए हैं उसमें मराठी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और लॉजिकल एबिलिटी और टेक्निकल डोमेन का हमें एक साथ ही पूछा गया है, जिसके लिए टाइम अलॉटेड होता है 90 मिनट्स 100 मार्क्स के लिए। बट अभी जो DMER फार्मासिस्ट का पेपर है उसमें हमें सिर्फ 18 मिनट्स ही दिए हैं और हर एक जो भी पार्ट है सिलेबस का, जो कि मराठी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और टेक्निकल डोमेन है, उसमें से सिर्फ तीन क्वेश्चंस मराठी और इंग्लिश के पूछे गए हैं। जनरल नॉलेज और लॉजिकल एबिलिटी की सम अप करके 6 क्वेश्चंस पूछे गए और टेक्निकल डोमेन के 8 क्वेश्चंस पूछे गए। इस तरीके से 20 क्वेश्चंस पूछे गए हमें 18 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है अच्छे से कि आपको हर एक पार्ट का जो क्वेश्चन है उसे अप्रॉक्सीमेट 3 मिनट में सॉल्व करना है। दैट मीन्स आपको मराठी का जो पार्ट है वो 3 मिनट में सॉल्व करना है, इंग्लिश का 3 मिनट में, इन सबको डिवाइड कर लेना है अपने हिसाब से। और इजी ट्रिक भी बता देती हूँ, जो भी आपको इजी पार्ट लगता है, जैसे कि अभी मुझे इजी पार्ट लगता है टेक्निकल डोमेन हमारा फार्मा का, तो मैंने पहले उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद मुझे इंग्लिश इजी लगता है तो मैंने इंग्लिश का सॉल्व किया और उसके बाद मराठी का सॉल्व किया और सबसे लास्ट मैंने जनरल नॉलेज और लॉजिकल एबिलिटी का सॉल्व किया, क्योंकि उसमें हमेशा जो लॉजिकल एबिलिटी लाइक क्वेश्चंस रहते हैं, मैथ सॉल्व करना पड़ता है या रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, उसके बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस रहते हैं। इसलिए मैंने सबसे लास्ट में लॉजिकल एबिलिटी का सेक्शन जो है उसे किया और सबसे इजी वे डोमेन और फार्मा नॉलेज का जो क्वेश्चंस है उसे पहले सॉल्व किया। इसकी वजह से मेरा जो टाइम है वो मुझे टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हुआ। तो आपके हिसाब से जो भी आपको ईजी लगता है वो पार्ट पहले कीजिए और उसके बाद जो भी सबसे हार्ड लगता है वो लास्ट में कीजिए। इससे आपका जो टाइम मैनेजमेंट है ये प्रॉपर होगा और आप विद इन द टाइम क्वेश्चंस सॉल्व कर सकेंगे। और इसमें ना नो निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ओके, और जो 18 मिनट्स का स्टाइपुलेटेड टाइम दिया है ना आपको 20 क्वेश्चंस के लिए, उस 18 मिनट्स के बाद जो टाइम है वो ख़त्म हो जाता है और आप जो प्रीवियस क्वेश्चन है आपका उसे देख भी नहीं सकते और उसके ऊपर जा भी नहीं सकते। तो बहुत अच्छे से आपको 18 मिनट्स में वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखते हैं। तो पहले पूछा गया है व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ कंटेंस्ड इन द ब्रिटिश फार्माकोपिया। जो कंटेंस्ड की जो लैंग्वेज है ब्रिटिश फार्माकोपिया में वो कौन सी है, तो इसके लिए ऑप्शन दिए थे ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश। ओके, उसका जो करेक्ट आंसर था वो था इंग्लिश। जो कंटेक्स्ट की जो लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश है। ओके, फिर उसके बाद पूछा है हु इज़ द चीफ कमिश्नर ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एज पर द जून 2025। तो इसका करेक्ट आंसर है हीरालाल समरिया। ओके, हीरालाल समरिया इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। फार्माको एपिडेमोलॉजी इज़ इन विच फेज़ ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल। अभी हम जानते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल के 4 फेजेस होते हैं, 1, 2,
3 एंड 4। तो ये जो 4 फेजेस है मैंने आज ही टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए थे सुबह एग्ज़ाम जाने से पहले आपके लिए, राइट। ये कौन सा फेज़ को क्या बोलते हैं, तो आप उसमें से पढ़ लेना। तो मैं अभी यहाँ पे वीडियो में डिस्कस नहीं करती हूँ। और जो भी अदर है लोग जो कि ये टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं अभी तक, उन्होंने प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो क्लिनिकल ट्रायल्स के फेजेस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ओके, सो जो अभी हमें क्वेश्चन की ओर जाते हैं, फार्माकोएपिडेमियोलॉजी इन विच फेज़ ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल। तो इसका आंसर है 4। जो फेज़ 4 होता है उसमें फार्माकोएपिडेमियोलॉजिकल स्टडी जो है हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की ओर जाते हैं, two or more drugs are combined and their total therapeutic effect is equal to the sum of the effect of each drug acting individually. This drug effect is called as। अभी मैंने आपको 4 टाइप्स ऑफ जो है ड्रग इफ़ेक्ट वो बताया है। पहला कौन सा होता है, कॉम्पिटिटिव, सेकेंड नॉन कॉम्पिटिटिव, थर्ड इज़ द एडिटिव एंड फोर्थ इज़ द सुप्रा एडिटिव। ओके, तो अभी ये इक्वल टू बोला है तो इसका आंसर है एडिटिव। इसका करेक्ट आंसर है एडिटिव इफेक्ट ऑफ द ड्रग। कॉम्पिटिटिव जो होता है वो ये होता है कि मतलब एक रिसेप्टर बाइंड कर रहा होगा तो अनादर रिसेप्टर भी सेम टाइप का होगा, तो उन दोनों में कंपटीशन लग जाती है उस रिसेप्टर साइट को बाइंड करने के लिए, उसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव मीन्स कॉम्पिटिटिव के अपोजिट, वो लोग कुछ ये नहीं करते हैं, ठीक है, और जो उनका इफेक्ट होता है वो दे देते हैं। एडिटिव यानी कि अभी डिस्कस किया, इक्वल टू द सम। उसके बाद एडिटिव के बाद और एक होता है सिनर्जिज्म। ओके, सिनर्जिज्म क्या कहता है, अभी ये तो इक्वल टू इफेक्ट देता है, सिनर्जिज्म क्या देते हैं, लेस इफेक्ट देते हैं, ठीक है, डिक्रीजिंग इफेक्ट देते हैं। और जो सुप्रा एडिटिव होते हैं वो दोनों भी ड्रग जो होता है वो साइट को बाइंड करके एडिशनल इफेक्ट देते हैं, उसे हम कहते हैं सुप्रा एडिटिव। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड टू द फिफ्थ क्वेश्चन, एस्पिरिन विद द पैरासीटामोल गिव्स विच इफेक्ट ऑफ द ड्रग। अभी हमने इफेक्ट ऑफ द ड्रग डिस्कस किए, तो एस्पिरिन और पैरासीटामोल क्या कहते हैं, दोनों का सेम होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, एडिशनल इफेक्ट देते हैं। तो वो कौन सा इफेक्ट देते हैं, सुप्रा एडिटिव। सुप्रा एडिटिव इफेक्ट देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा जाता क्वेश्चन, व्हेन एड्रेनालिन गिवन विद द लोकल एनेस्थेटिक व्हाट एक्शन इज़ देयर। अभी एड्रेनालिन मैंने ना आप एक यूट्यूब शॉर्ट्स डाला है, उसमें मैंने जो भी हार्मोन्स है उनके नेम बताए हुए, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। एड्रेनालिन को हमने क्या कहा है, एड्रेनालिन को हमने क्या कहा है, एनर्जी हार्मोन। ओके, एनर्जी हार्मोन। तो एड्रेनलिन क्या है, एनर्जी हार्मोन मीन्स वो एक्टिविटी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। अगर ये एक्टिविटी इंक्रीजिंग ड्रग विच इज़ द एड्रेनलिन इफ़ गिवन विथ एनी ड्रग, ये क्या करेगा, इंक्रीज़ ही करेगा एक्शन को। तो इसमें वही पूछा गया था हमें, व्हेन एड्रेनलिन गिवन विद द लोकल एनेस्थेटिक व्हाट एक्शन इज़ देयर। उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे, इट डिक्रीजेज द anesthetic activity, increases the anesthetic activity, reduces the pain and none of the above। तो उसमें एक्शन क्या, ऑप्शन क्या जाएगा हमारा, increasing the local anesthetic activity। So moving forward to the 7th question, most dominating natural source of the drug is। तो इसमें ऑप्शन दिया था मिनरल, प्लांट, एनिमल, तो अभी नेचुरल सोर्स क्या है, ये तीनों भी है,
बट इसमें हमें क्या पूछा है, द डोमिनेंट नेचुरल सोर्स ऑफ द ड्रग. सो डोमिनेंट नेचुरल सोर्स ऑफ द ड्रग इज द प्लांट. ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड टू द 8th क्वेश्चन. पुष्प हा तत्सम शब्द आहे का. तो जो तत्सम और तद्भव शब्द रहते हैं मराठी में, उसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे. सो पुष्प हा तत्सम शब्द आहे का, इसका आंसर है राइट, पुष्प हा तत्सम शब्द आहे. ओके, देन हाथी कमेटी. हाथी कमेटी ज्यूरिस्प्रूडेंस में है. हाथी कमेटी पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे. ठीक है, 2 क्वेश्चंस में हाथी कमेटी का ये पूछा गया था कि जो आईवी लिक्विड्स होते हैं वो कौन से कमेटी में आते हैं. तो उसके लिए ऑप्शंस दिए गए थे, हाथी कमेटी, चोपड़ा कमेटी, बोरे कमेटी. तो उसमें का करेक्ट ऑप्शन था आईवी के लिए हाथी कमेटी. ओके, और अनादर क्वेश्चन भी पूछा गया था, वो बहुत बड़ा था इसलिए मैंने लिखा नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ एज अ हाथी कमेटी करके यहाँ पे डाला है. बट मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगी कि हाथी कमेटी जो है ये ऑलो करती है हॉस्पिटल्स में प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ ड्रग. और ऑप्शन दिया था स्टीराइल डोसेज फॉर्म, वैक्सीन्स, एंटीसेरा एंड द हर्बल ड्रग. ओके, तो आईवी लिक्विड्स जो होते हैं, आईवी लिक्विड वो किस में आते हैं, इंट्रावेनसली हम क्या देते हैं, वैक्सीन्स देते हैं. ओके, तो करेक्ट आंसर उसका क्या था, वैक्सीन्स. देन मूविंग फॉरवर्ड टू द 10th क्वेश्चन. सिटीजनशिप एक्ट इज़ इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सिटीजनशिप एक्ट के बारे में पूछा गया था, यूनियन एक्ट या स्टेट एक्ट, ऐसे ऑप्शंस दिए थे. तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो था रेसिड्यूअल. रेसिड्यूअल. ओके, रेसिड्यूअल पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सिटीजनशिप एक्ट के बारे में दिया हुआ है. सिटीजनशिप खुद ही इंडिकेट करता है कि वो रेसिडेंस वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो उसका जो ये था वो था रेसिड्यूअल एक्ट. देन व्हाट डिड वीर सावरकर इन 1905 फाउंडेड इन द लंदन. मतलब ऑप्शंस दिए थे कि वो क्या फाउंड किया उन लोगों ने, लाइक इंडियन हाउस, हिंदुस्तान सोसाइटी, हिंदुस्तान हाउस. तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो था इंडियन हाउस. अभी ये जो क्वेश्चन है आपको वो आने वाले शिफ्ट है उसमें शफल करके भी पूछ सकता है, लाइक इंडियन हाउस इन 1905 फाउंडेड इन लंदन बाय विच नेशनलिस्ट. तो उसका आंसर होगा नीर सावरकर. इन विच ईयर, 1905. और ये भी पूछ सकते कि इन अब्रॉड में कौन से कंट्री में, तो लंदन उसका आंसर होगा. देन 11th क्वेश्चन पूछा गया था, स्पीड ऑफ साउंड इन रिलेशन टू द टेम्परेचर. स्पीड ऑफ साउंड इन रिलेशन टू द टेम्परेचर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. लाइक स्पीड ऑफ साउंड अगर इंक्रीज़ करेंगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा. स्पीड ऑफ साउंड इफ डिक्रीज़ करेंगी तो टेम्परेचर भी डिक्रीज़ करेगा. तो ऑप्शन दिया था स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस इन रिलेशन टू द टेम्परेचर, तो वो होगा करेक्ट आंसर उसका. ओके, देन बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग. बायोअवेलेबिलिटी पूछी है ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग की विद रिस्पेक्ट टू आईवी एडमिनिस्ट्रेड ड्रग. अभी हम सबको पता है कि ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग जो होते हैं एब्जॉर्ब होने में उन्हें वक्त लगता है. ठीक है, और जो आईवी एडमिनिस्ट्रेड ड्रग होते हैं ये डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम देते हैं, इसलिए उसकी जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो ऑलवेज हाई रहता है. इसलिए बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ओरल एडमिनिस्ट्रेड ड्रग इज़ लेस दैन is what, less than IV एडमिनिस्ट्रेड ड्रग. ठीक है, हमें इसमें क्या पूछा है, ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी विद द कंपैरिजन टू द IV एडमिनिस्ट्रेड ड्रग बोले, जो कि हमेशा लो रहेंगी, मतलब लेस रहेंगी. ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट एन अप्रूव्ड फार्माकोपिया. अभी हम सबको पता है कि 3 फार्माकोपिया है, विच इज़ द US फार्माकोपिया,
यूएस फार्माकोपिया, यूएस फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया। रशियन फार्माकोपिया, कुछ फार्माकोपिया किसी टाइप की फार्माकोपिया नहीं रहती है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो था नॉट एन, हमें रॉन्ग गेस करना है, तो उसका आंसर था रशियन फार्माकोपिया। देन प्रोक्यूरमेंट, इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी। प्रोक्यूरमेंट की डेफिनेशन क्या है? जो सप्लायर रहते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ रहती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो सप्लायर से जो भी मतलब सप्लायर से ड्रग वगैरह लेते हैं उसे हम प्रोक्यूरमेंट कहते हैं, ठीक है। ओके, सो इसका प्रोक्यूरमेंट ऑप्शन में दिया था कि क्या कहते हैं करके। वो बहुत बड़ा क्वेश्चन था और मुझे याद भी नहीं आ रहा था, बट मुझे जो बेसिक चीज़ें याद थी इसलिए मैंने उसे एज अ क्वेश्चन में कन्वर्ट करके स्लाइड में ऐड किया है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट अमेजिंग बुक, आंसर दिस क्वेश्चन बाय एडिंग द करेक्ट प्रेपोजिशन। अभी प्रेपोजिशंस जो है ये 3 टाइप के रहते हैं, अ, एन और क्या रहता है, द रहता है। तो अ हम कब यूज़ करते हैं? जब भी प्लूरल जो फॉर्म रहता है, प्लूरल फॉर्म, तब हम अ को यूज़ करते हैं। जब हमें किसी एक या सिंगल सब्सटेंस को डिनोट करना है उसके लिए हम अ लेते हैं। एन कब लेते हैं? वॉवेल्स जो कि होते ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। उस केस में हम वॉवेल्स के केस में हम एन को यूज़ करते हैं। और द को हम कब यूज़ करते हैं? जब भी कुछ बड़ी चीज़ हुई, मतलब अभी नेशनलिस्ट जैसे कि हमने वीर सावरकर के बारे में देखा, अगर उन्हें हमें डिनोट करना है तो हमें द वीर सावरकर, द नेशनलिस्ट द वीर सावरकर ऐसा ही लिखना पड़ेगा। या फिर कौन सी प्लेस होंगी फेमस वाली या रिवर होंगी, द रिवर, उसके सामने हम द ही यूज़ करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमें क्या बोला है? व्हाट अमेजिंग बुक, एट द प्रेपोजिशन। अभी हम अ प्लूरल तो नहीं है, ठीक है, द भी नहीं जाएगा, एन जाएगा, ठीक है। इसमें एन क्यों जाएगा? अमेजिंग बुक, ए, ई, आई, ओ, यू, वॉवेल्स यहाँ पे हमने क्या किए? यूज़ किए। ओके, फिर 15 क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। कार्मिनेटिव ड्रग फैमिली, कार्मिनेटिव ड्रग फैमिली के बारे में पूछा है, तो उसमें भी ऑप्शंस दिए थे, अम्बिलिफेरस, रूबिशियस फैमिली के नाम। तो कार्मिनेटिव ड्रग फैमिली की जो ड्रग फैमिली जो है वो है अम्बिलिफेरस। ओके, अम्बिलिफेरस इज द कार्मिनेटिव ड्रग फैमिली। देन फार्मेसी एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स जो है आपको वो पूरे पढ़ के जाने हैं, क्योंकि मोस्टली तो क्वेश्चन ऐसा ही आया था कि फार्मेसी एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो एजुकेशन रेगुलेशन, स्टेट काउंसिल, रजिस्टर, ये पूछा था, और ऑल ऑफ द अबाव पूछा था, तो उसका आंसर ऑल ऑफ द अबाव था, ठीक है। देन विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ द फूड एंड द ड्रग, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? FSSAI, विच इज़ द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन। ओके, ये जो है एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन वो सेफ्टी ऑफ फूड एंड ड्रग के बारे में। देन 16 क्वेश्चन क्या हो जाता है? CGMP की फंक्शंस दिए थे और उसमें दिया था कि मतलब मार्केटिंग ऑफ सर्टेन ड्रग्स और पैकेजिंग है या किस चीज़ के लिए है, तो उसका आंसर था मार्केटिंग नहीं, मैन्युफैक्चरर। ओके, मार्केटिंग दिया था ऑप्शंस में, मैन्युफैक्चरर दिया था और पैकेजिंग दिया था एंड मैन्युफैक्चरिंग दिया था। ये 4 ऑप्शंस थे। तो CGMP जो है ये हम जनरली मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये करते हैं। ओके, देन सस्पेंशन की डेफिनेशन पूछी गई थी। सस्पेंशन की एक्चुअली डेफिनेशन नहीं पूछी गई थी, एक क्वेश्चन दिया था कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है ये किस में रहता है, तो उसका ऑप्शन था सस्पेंशन इज़ द करेक्ट। ओके, देन मॉर्फोलॉजिकल पार्ट ऑफ द प्लांट दिया था, उसमें लीफ दिया था,
नोड्स दिया था, इंटरनोड्स दिया था, फ्लावर दिया था और एक टेंडॉन दिया था, राइट। तो जो उसका करेक्ट आंसर था मॉर्फोलॉजिकल पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ द लीफ। ओके, क्योंकि जो बाकी के पार्ट्स थे वो तो मॉर्फोलॉजिकल नहीं थे, वो एनाटॉमिकल थे। ओके, तो उसका करेक्ट आंसर लीफ था। देन ओके, इतने जो क्वेश्चन है मुझे बाकी सब बड़े बड़े क्वेश्चन थे तो मैं उन्हें लिख भी नहीं पाई और इतना ब्रीफ में याद भी नहीं कर पाई, तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको इन ब्रीफ थोड़ा सा बता दिए हैं। बाकी के जो लॉजिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस आए थे वो समथिंग 2 क्वेश्चंस परसेंटेज पे आए थे, सिंपल इंटरेस्ट पे एक ही क्वेश्चंस आया था, स्पीड टाइम डिस्टेंस पे भी 2 क्वेश्चंस आए थे जिसमें आपको एक्चुअल एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड वो निकालनी थी। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो है मैंने वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, ठीक है, वो सुबह ही डाला था मैंने आज की इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज करके। ओके, तो आप वो फार्मूला डाल के जो एवरेज स्पीड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन पे 2 क्वेश्चंस आए थे, राउंड टेबल पे 1 क्वेश्चन आया था, लॉजिकल एबिलिटी पे 4 क्वेश्चंस आए थे ऑलमोस्ट, एंड सीटिंग अरेंजमेंट पे भी 1 क्वेश्चन आया था। देन उसके बाद इंग्लिश और मराठी में विरुद्धार्थी समानार्थी एंटोनियम और सिनोनियम पे क्वेश्चंस आए थे, ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस आए थे, और आइडियम्स और फ्रेजेस को मिला के भी 4 क्वेश्चंस आए थे। फिल इन द ब्लैंक, जैसे कि मैंने अभी वो प्रेपोजिशन का आपको बताया था वैसे फिल इन द ब्लैंक्स आए थे, ठीक है। उस पर भी 2 क्वेश्चंस आए थे और एक क्वेश्चंस आया था फ्यूचर टेंस पे। एक सेंटेंस दिया था और उसे फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना था। ऑप्शंस दिए थे हैव बीन, हैड बीन, वुल्ड बीन। ओके, सो हैव हैड जो है, हैव जो है हमारा पास्ट प्रेजेंट टेंस में आता है, हैड हमारा पास्ट टेंस में आता है, इज़ हमारा प्रेजेंट टेंस में आ रहा था, और वुल्ड जो था वो हमारा फ्यूचर टेंस में आ रहा था। तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो वुल्ड वाला था। ओके, फिर उसमें तत्सम और तद्भाव जो है मैंने अभी आपको बताए थे, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए थे, और जो विशेषण, क्रियापद और सर्वनाम है, ठीक है, उस पर भी तीनों मिला के मतलब एक क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चंस आए थे। ओके, सो इस तरीके से इतने क्वेश्चंस आए थे। सो प्लीज़ आप वही क्वेश्चंस जो है वीडियो देख के रिपीट कर लेना, क्योंकि ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस है हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं, हर एक शिफ्ट्स और हर एक डे के शिफ्ट में जो पूछे गए हैं वो जनरली यही पैटर्न में पूछे गए हैं। ओके, सो आपको उसका एक क्वेश्चन जो है वो करना है। ओके, सो थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ASG, जो कि है ASG फार्मा ट्यूब। होप आपको समझ में आया होगा, और आगे की जो अभी वीडियोस आएंगे ना उसमें 18, 19, 20 के जो है 18, 19, 20 और 21 शिफ्ट के जो पेपर्स है उसे डिस्कस करूँगी कल, और उसके बाद जो है 23 यानी कि कल का शिफ्ट जो है 23, अभी मैं हर एक दिन तो 23 और 27 तक आई थिंक पेपर है फार्मासिस्ट के, उसके बारे में डिस्कस करूँगी। ओके, सो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।